अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम स्क्राइब्ड रेडियस यानी कि ई रेडियस भी इसको कहते हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये आपके पास एग्जाम के अंदर बहुत कम वैसे आते हैं, लेकिन आता है। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी एक्सरसाइज में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज 12.5 है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और आगे भी इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अब ई रेडियस, ये आपके पास ई रेडियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो इसको हम कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड रेडियस। अगर स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस स्क्राइब्ड रेडियस कहलाएगा। एक और इसका नाम होता है एक्स सर्कल या एक्स रेडियस, या आप इसको एक्स ही कहते हैं। तो बहरहाल आपके इसके दो तीन अलग नाम है। हमने इसको शॉर्ट नोटेशन दे दी ई रेडियस। ई रेडियस किसका रेडियस होगा? ई सर्कल का। ई सर्कल को हम स्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सर्कल भी कहते हैं। अब ये सर्कल है क्या? आपके पास ये ऐसा सर्कल है जो कि टेंजेंट होता है एक साइड से और टेंजेंट होता है जो अदर टू साइड्स हैं उसकी एक्सटेंशन से। अगर इसकी डायग्राम में लेके चलूँ डायग्राम की तरफ, तो कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पर, बल्कि आगे डायग्राम बनाते हैं, मैं रफली एक डायग्राम बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल ये है छोटा सा। अगर कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जो एक साइड से टेंजेंट हो और बकिया दो साइड्स को इस तरीके से टच करता हुआ सिर्फ गुजरे, तो ये जो दो साइड आपने ड्रॉ की एक्सटेंशन है। वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा बनाया है। अगर एक ट्राइंगल आप इस तरीके से बनाते हैं और उस ट्राइंगल में ये एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक सर्कल ऐसा जो कि साइड को जो टेंजेंट हो इस साइड से और बकिया दो साइड की एक्सटेंशन से टेंजेंट हो, तो ऐसे सर्कल को आप कहते हैं ई सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल। अब यहाँ पर तीन स्क्राइब्ड सर्कल बनते हैं। फॉर एग्जांपल ए के अपोजिट साइड वाला सर्कल ये है, बी के अपोजिट साइड में आपका इस तरीके से ये एक्सटेंड हुई, तो सर्कल वो जो तीनों को टेंजेंट हो। मैंने बहुत ही अजीब सा सर्कल बनाया है, लेकिन इसको आप समझ लें, समझाने के लिए बनाया है। और एक साइड सी के अपोजिट, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड आएगी उससे सर्कल अगर टेंजेंट हो, तो ये तीन सर्कल बनते हैं। इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस R1 होगा, इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस R2 और इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस R3। मैं यहाँ पर आपको R1 ड्राइव करवाऊंगा, R2 R3 वैसे एग्जाम में अगर आते हो ड्राइव नहीं करने, लेकिन आपको अगर करने का दिल भी चाहता है तो आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि आपके पास ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के साथ टेंजेंट हो और बकिया दो साइड्स के एक्सटेंशन के साथ जो वो एक्सटेंड की गई हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपकी एक होती है लाइन, लाइन कहते हैं जो कि एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे बंद हो गई। दूसरी होती है आपके रे, रे एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो चलता रहता है। तो एक्सटेंशन बोलें या रे बोलें, बात एक ही। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये लाइन सेगमेंट है, ये स्टार्ट होकर एंड होगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है तो ये रे कहलाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सटेंशन है इसको हम रे भी कहते हैं। तो आपकी रे के साथ टेंजेंट होता है ये सर्कल, और ऐसे सर्कल को आप स्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। कोई भी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा हो, तो ऐसे सर्कल को आप कहते हैं कि ये ई स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल है। फॉर एग्जांपल इससे पहले दो आपने पढ़े सर्कम सर्कल, उसका सेंटर ट्राइंगल के अंदर बन रहा था। तीसरा आपने पढ़ा इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का लाजमी नहीं था कि ट्राइंगल के अंदर बने, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अंदर ही बन रहा था। तो ट्राइंगल के अंदर लाजमी नहीं है इन सर्कल में बने, लेकिन मेजॉरिटी केस में बनता है। स्क्राइब्ड सर्कल का तो बनता ही ट्राइंगल के बाहर है सेंटर, तो इसका सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है, और ऐसे सर्कल को आप स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और ऐसे सर्कल के रेडियस को ई रेडियस या स्क्राइब्ड रेडियस कहेंगे, और ऐसे सर्कल के सेंटर को ई सेंटर या स्क्राइब्ड सेंटर कहेंगे। ये बेसिक सी डेफिनेशन है आपके ई सर्कल या ई रेडियस की। अब डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं, जो आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाई, डायरेक्ट पहले लिखवा दिया, फिर उसके बाद डायग्राम पे भी आते हैं। तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है एक ट्राइंगल ए बी सी। ज़ाहिर ए बी सी ट्राइंगल अगर कंसीडर करेंगे तो उसकी जो साइड्स हैं उसके अपोजिट लेंथ स्मॉल ए बी सी होंगी, और फिर उसके जो अपोजिट जो वर्टेक्स होंगे लेंथ के वो ए बी सी। ज़ाहिर वर्टेक्स आपने जो ट्राइंगल के ए बी सी कहे हैं वो वर्टेक्स की वजह से ही कहें ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं जो सेंटर है उस सर्कल का। अब वो सर्कल हमने यहाँ पर अभी नहीं बताया कि स्क्राइब्ड सर्कल है क्या है। सेंटर जो है उसको हमने I1 कंसीडर किया। ज़ाहिर ए के अपोजिट साइड मैंने कहा अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ जो सर्कल बन रहा होगा इसका जो सेंटर होगा वो अलग होगा, यहाँ जो सर्कल बन रहा होगा इसका सेंटर अलग होगा, और जो यहाँ सर्कल बन रहा होगा उसका सेंटर अलग होगा। इसको अगर I1 कहा तो इधर वाले सेंटर को I2, इधर वाले सेंटर को I3 कहेंगे।
तो हम अभी I1 ए के अपोजिट वर्टेक्स को फॉर एग्जांपल लेते हैं। तो I1 हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल कंसीडर कर रहे हैं और R1 उस सर्कल का रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। तो वो जो सर्कल है वो हम स्क्राइब सर्कल की बात कर रहे हैं। ये सर्कल टच कर रहा है साइड BC को। अब मैं डायग्राम की तरफ भी आता हूँ। साइड BC को टच कर रहा है, ये आपकी साइड BC है। और रे AB, ये AB वाली रे और AC वाली रे का मतलब ही एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन हुई हुई लाइन को हम रे भी कहते हैं। तो इसको टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाई। अगर मैं दोबारा से इसको बताऊं तो एक ट्राइंगल आपने पहले ड्रॉ किया, इसकी जो एक्चुअल तरीका है उसके ऊपर पहले आ रहे हैं। उस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद आपने ये एक्सटेंड कर दी, ये रेज एक्सटेंड कर दी। इन रे को एक्सटेंड करने के बाद एक एंगल आपके पास ये आया, दूसरा एंगल आपके पास ये आया, तीसरा एंगल आपके पास ये आया। आपने इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा। सिमिलरली इसको आपने एंगल बाइसेक्ट किया तो इस पॉइंट तक आएगा, और तीसरा ये एंगल भी आपने बाइसेक्ट किया तो इस पॉइंट तक आएगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों बाइसेक्टर्स का, एंगल बाइसेक्टर्स का, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ योर स्क्राइब्ड सर्कल। तो ये जो I1 है वो इस तरीके से आया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने इन सेंटर के लिए काम किया था। बस वहां फर्क ये था कि आपने इंटरनल एंगल्स लिए थे, यहाँ इस सर्कल के लिए आप एक्सटर्नल एंगल्स, ये दो एंगल्स मैं बना रहा हूँ ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं एक्सटर्नल एंगल्स, इनका आपने इस्तेमाल किया। जब आपके पास ये सेंटर आ गया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए टुवर्ड्स द साइड जो टच कर रही है। तो आपके पास I1 से लेके फॉर एग्जांपल एक पॉइंट D आ गया, एक पॉइंट E आ गया, एक पॉइंट F आ गया। तो DEF ये वो पॉइंट है जो कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए। तो I1 से लेके D तक, I1 से लेके E तक और I1 से लेके F तक, ये पॉइंट्स आपके परपेंडिकुलर हैं टुवर्ड्स दिस एक्सटेंडेड रेज। तो आपने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया I1D, I1E, I1F टू द साइड BC। जो I1D है, अगर आप गौर करें डायग्राम में, तो वो साइड BC के परपेंडिकुलर है, और I1E रे AB के परपेंडिकुलर है, और I1F रे AC के परपेंडिकुलर है। तो ये आपने जितना भी काम किया इसको वर्बली, जुबानी आपने बताया लिख के। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, ज़ाहिर है आपने भी बनानी है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करना। ज़ाहिर है यहाँ पर आप पूरी ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के नहीं दिखा रहे, आपने सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना है कंपास की मदद से, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर मिल गया। उस सर्कल के किसी भी साइड को आप इस तरीके से टच कर लें, और फिर जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और इस सर्कल को आपने यहाँ से भी टच करवाना है ट्राइंगल के, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। दो तरीके हैं बनाने के, एक एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए उसमें टाइम लगेगा, वो उतना टाइम है नहीं। तो और दूसरा तरीका जैसे भी मैंने डिस्कस किया, पहले सर्कल बना लें तो उसके रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जब ये ट्राइंगल बन गया और ये सारी लेबलिंग आपने कर ली, अब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं I1 से लेके D तक, I1 से लेके E तक, I1 से लेके F तक रेडियस तो सबका सेम है। इस सबका रेडियस हमने R1 का नाम दे दिया, क्योंकि अभी एक ट्राइंगल की बात हो रही है। अभी दूसरे ट्राइंगल को आपने खुद यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये ज़ाहिर है मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। सिमिलरली एक ये वाला आपके पास ट्राइंगल बनेगा, ये, और ये जो आपके पास रेडियस होगा ये R2 होगा, ये रेडियस आपका R3 हो जाएगा, जो भी आप इसको नाम दें। अच्छा, B के अपोजिट है तो इसको R2 कहेंगे, C के अपोजिट है तो इसको R3 कहेंगे। लेकिन ये आप सिमिलरली करके पूरा आगे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे सिमिलरली कह के। तो बहरहाल ये डायग्राम आ गई। अब हम इस डायग्राम के मुताबिक आगे सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर, जिस तरह पीछे कहा था कि I1 से लेके D तक, I1 से F तक ये रेडियस R1 के बराबर है, और ये रेडियस एल्टीट्यूड भी है। एल्टीट्यूड कैसे? अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, फॉर एग्जांपल वापस ऊपर आते हैं, तो एक ट्राइंगल आपके पास बना I1D। अब जब भी हमारे पास कोई ऐसा एंगल आता है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमें ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कभी हो ही नहीं सकता, तो हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल है, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कभी मैं कर ही नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब तक जब तक मेरे पास परपेंडिकुलर ना ड्रॉ हो जाए 90 डिग्री वाला। तो हमने यही काम किया, एक्सटेंड किया और ये 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं, हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है AI1C, ये हमारा एक और ट्राइंगल बन रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर मुझे I1 से गिराना है, तो यहाँ से कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा? एक्सटेंड करूँगा AC को, तब तक जब तक I1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ना हो जाए A1C तक, या A1C तो है नहीं AC तक।
तो अब यहाँ पर ए सी वाली लाइन एक्सटेंड हो गई, लेकिन बेस उस ट्राइंगल की तो बी ही रहेगी। तो बेस क्योंकि चेंज नहीं होती, हमारे पास बेस उस ट्राइंगल की वही रहेगी। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये चाहिए, ये ए बी सी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर मसला ये है कि ए बी सी नहीं है। तो ए बी सी ना होने की वजह से मेरे पास जो ट्राइंगल गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। ए आई वन सी, एक ये ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल ए आई वन बी, ये ट्राइंगल है। ये एक छोटी सी पतंग बन गई है। अब मुझे चाहिए ए बी सी। मैं क्या करूँगा, आपके ए बी सी की वैल्यू को रख लूँगा, और जो वैल्यू आएगी बी सी आई वन की अलग से, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास तो ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहे थे, तो मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा, ये नीचे वाला हिस्सा। अब मेरे पास इस तरीके से ऊपर ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो बहरहाल इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एल्टीट्यूड की। जब एल्टीट्यूड की बात की तो हमारे पास जो साइड ए बी है वो स्मॉल सी के बराबर है, साइड बी सी स्मॉल ए, साइड ए सी स्मॉल बी के बराबर है। अब तक आपने डायग्राम बना ली होगी और आप डायग्राम के मुताबिक इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स बेस के तौर पे एक्ट कर रही हैं। ये तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट कर रही हैं। अब फिगर से हमने यहाँ पर ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मुझे चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास बराबर है ए बी आई वन, ए बी आई वन इसके, फिर दूसरा ए सी आई वन, ए सी आई वन, ये आपके पास दूसरा, माइनस कर दें बी सी आई वन को। तो बी आई वन सी आपने माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ज़ाहिर है मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ पर डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है दोबारा, ताकि मैं यहाँ दोबारा से डायग्राम ऊपर जाके ना बताऊँ, इधर ही बता दूँ। अदरवाइज ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन, ए सी आई वन और बी आई वन सी। ये तीन ट्राइंगल के एरिया आपको चाहिए ताकि आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लें। तो यहाँ पर सारी बातें वही है, आई वन से लेके डी तक, आई वन से लेके ई तक, आई वन से लेके एफ तक आपके पास आर वन के बराबर रेडियस है। और आपके पास जो बेस होगी वो बेस ए बी की, अगर सी के अपोजिट साइड ये ए बी है तो ये स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड ए सी है स्मॉल बी, और ए के अपोजिट साइड ए बी सी है स्मॉल ए के बराबर। तो आपके पास ये वाली जो बेस है ये ए ही रहेगी, इसकी बेस सी ही रहेगी, इसकी बेस बी ही रहेगी। बेशक आप इसको एक्सटेंड कर दें लेकिन जो ट्राइंगल है उसकी बेस सेम ही रहती है। तो आपके पास यहाँ पर जो ए बी आई वन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ ए बी आई वन को, ये वाला ट्राइंगल अभी हम ले रहे हैं ए बी आई वन, इसमें जो बेस है वो साइड ए बी यानी कि स्मॉल सी के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस, बेस क्या है स्मॉल सी, एल्टीट्यूड किसके बराबर आया, ज़ाहिर है मेरे पास एल्टीट्यूड आई वन से नहीं आ रहा था तो मैंने एक्सटेंड किया एल्टीट्यूड निकालने के लिए। तो आई वन ई किसके बराबर है आर वन के। सिमिलरली ए सी आई वन, ए सी आई वन अगर आपको निकालना है तो ए सी आई वन, अब अगर मैं डायग्राम ये वाली मिटा के दूसरी पे बात करूं तो ए सी आई वन, ए आई वन सी, ए वाली आपके पास ट्राइंगल है, इसकी बेस स्मॉल बी के बराबर है। तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसके बराबर है आर वन। सिमिलरली माइनस बी आई वन सी, आपके पास नेक्स्ट आपके है बी आई वन सी। तो बी आई वन सी के लिए ये बी आई वन सी वाला ट्राइंगल, इसकी बेस स्मॉल ए के बराबर है। तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है आई वन डी, दैट इज ऑल्सो आर वन। अब ये तो मैंने डायग्राम देख के आपको डायरेक्ट समझा दिया, आपको क्या करना है इसको डिटेल में लिखना है। डिटेल में लिखेंगे कैसे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, इसी तरीके से जैसे पीछे वाला काम किया। तो ए बी आई वन आपके हाफ बेस, बेस इसकी ए बी है और आपका जो एल्टीट्यूड है आई वन ई है। आप पीछे डायग्राम को सामने रख के देख सकते हैं। सिमिलरली ए सी आई वन का आपको चाहिए तो इसकी बेस ए सी है और आई वन एफ इसका एल्टीट्यूड, और सिमिलरली बी आई वन सी में बेस बी सी है और एल्टीट्यूड आई वन डी है। अब ये सारी वैल्यूज जब आपने निकालनी तो आप इसको इक्वेशन 1 जो ऊपर बनाई थी उसमें वापस पुट कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ इस फॉर्मूले के। ये सारी वैल्यूज ऊपर अभी हमने डिस्कस कर ली। ए बी की जगह सी पुट कर दें, आई वन ई की जगह आर वन, सिमिलरली ए सी की जगह बी पुट कर दें, आई वन एफ की जगह आर वन, और साइड बी सी की जगह स्मॉल ए और आई वन डी की जगह आर वन। अब वैल्यू सिंपल सी है, आपके पास सी आर वन अपॉन टू प्लस बी आर वन अपॉन टू माइनस ए आर वन अपॉन टू, ये वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लें, होल डिवाइड बाय टू सब में सेम आएगा तो आपके पास सी आर वन प्लस बी आर वन माइनस ए आर वन, आर वन सबसे कॉमन ले लें तो आपके पास सी प्लस बी माइनस ए आएगा।
अब c प्लस बी माइनस ए को आप a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a भी लिख सकते हैं। माइनस 2a जब आप करेंगे तो वापस ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी इसलिए चाहिए ताकि आप वहाँ पर एरिया ऑफ, बल्कि एरिया तो नहीं, सेमी ट्राइंगल का पैरामीटर पुट कर सकें। तो पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल आपने यहाँ पुट करना है। तो क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2s के बराबर होता है। s क्या है? पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल। तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर वैल्यू आ गई। तो आपने a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s पुट किया, 2s माइनस 2a। बाकी आपके पास r1/2 अपनी जगह चलता आ रहा था। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें। आपके 2 कॉमन लेने से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है r1 इंटू एस माइनस ए। अब आपको क्योंकि चाहिए r1 क्या है? ई रेडियस। ई रेडियस भी ए वर्टेक्स के अपोजिट वाले सर्कल का रेडियस है। अभी बी और सी वर्टेक्स का हमने यहाँ पर कोई ड्राइव नहीं किया, फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, और ना ही आपको करने की जरूरत है। तो आप सिमिलरली कहेंगे, यहाँ तो आपका r1 की वैल्यू आ गई, r1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय s माइनस ए। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिमिलरली करके r2 क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय s माइनस बी। r1 वर्टेक्स ए के अपोजिट था, r2 वर्टेक्स बी के अपोजिट होगा। सिमिलरली r3 वर्टेक्स सी के अपोजिट होगा। तो वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड जाहिर स्मॉल सी है, वर्टेक्स बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए। तो सिमिलरली करके आपने r1 की वैल्यू जब निकाल ली तो r2 और r3 भी इस तरीके से आप लिख के दे देंगे। तो r2 बराबर है एरिया डिवाइड बाय s माइनस बी, और r3 है एरिया डिवाइड बाय s माइनस सी। ये आपके पास लास्ट डेरिवेशन थी इस चैप्टर नंबर 12 की, जो कि आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। और यहाँ तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो अब इन फॉर्मूलों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये फॉर्मूले आते हैं एग्जाम में, इनमें से कोई भी एक आपके हर साल तकरीबन आ रहा होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपको डिटेल में लेक्चर एक प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर अगर किसी को मुश्किल हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, पहले तो इस लेक्चर को अपने पास रजिस्टर में प्रॉपर नोट करें। जो एक्चुअल पढ़ने का तरीका है वो यही है कि आपने पहले अपने इस लेक्चर को अपने रजिस्टर में नोट करना है। तो पहले पूरा अटेंड कर लिया, फिर उसके बाद आपने इस लेक्चर को अपने रजिस्टर में नोट किया, और रजिस्टर में नोट करने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आया तो रजिस्टर सामने खोल के वो पर्टिकुलर वीडियो दोबारा से देखनी है, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।